तो हम यहाँ केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैटेनेशन। ये क्या होता है? कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो कैटेनेशन शो करते हैं। कैटेनेशन का क्या मतलब है कि कार्बन में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो कार्बन खुद के संग एक कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। एक क्यों, अनेक कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसे एक चेन टाइप के बना सकते हैं या एक रिंग टाइप से बना सकते हैं। ऐसे रिंग बना सकते हैं बॉन्ड्स के साथ। तो इस प्रॉपर्टी को ही कैटेनेशन कहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं, ये डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ये बॉन्ड और कैटेनेशन होने के मेन कारण जो है वो तीन है। एक है कि हाइड्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी बात है कि हाइड्रोजन का साइज जो है, एटॉम साइज, वो स्मॉल है, स्मॉल एटॉमिक साइज। और तीसरा कारण है कैटिनेशन का एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इन तीन वजह से कार्बन कैटिनेशन शो करता है। और क्योंकि ये एक चेन बनाते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के, या एक रिंग बना सकते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के, तो हम इन कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनके लिए एक अलग ब्रांच बना है केमिस्ट्री में जिनका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कार्बन कैटिनेशन के जरिए एक चेन बना रहे, डबल बॉन्ड बना रहे, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे, या एक रिंग बना रहे। कभी कभी ये चेन और रिंग हाइड्रोजन के संग, नहीं तो फिर कुछ दूसरे कंपाउंड के संग भी बना सकते हैं। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के संग भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन सल्फर के संग भी बना रहे, कार्बन नाइट्रोजन के संग भी बना रहे हैं। तो इन सारे कंपाउंड्स को जब हम पढ़ेंगे तो वे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब हम सीधा चले आते हैं कि कार्बन एटम है उनके अंदर क्या चल रहा है। तो एक कार्बन एटम में हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 ऐसे लिखते हैं। इनका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये 1s2 2s2 2p2 होगा। अगर आउटर मोस्ट सेल देखूं तो वो सेल नंबर 2 है और उनमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है देयर इन कार्बन। ठीक है। अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये 1s2, ये हमारा 2s2 का बॉक्स, और ये 2p2 है, तो 2p का बॉक्स है। यहाँ पर इसे पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ और ऐसे फिल करेंगे, और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो ये रहा हमारा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा एस ऑर्बिटल कैसा दिखता है। एस ऑर्बिटल दिखता है ऐसा सर्कल, स्फेरिकल। ये हमारा एस ऑर्बिटल। 2s क्या दिखेगा? और थोड़ा बड़ा स्फेरिकल दिखेगा। और 2p में क्या है? एक px है, एक py है और एक pz है। तो हमारे p ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं? डबल डम्बल शेप दिखते हैं। तो कोई एक ओरिएंटेशन ऐसा होगा एक्स एक्सिस अलोंग, कोई एक होगा वाई एक्सिस के अलोंग, और कोई एक होगा जेड एक्सिस के अलोंग। ऐसे इसे और अच्छे से समझ सकते हैं ये पिक्चर देखकर। अगर आप ये पिक्चर देखें तो यहाँ पर 2s ऑर्बिटल का शेप दिया है, और ये हमारा जेड एक्सिस है, ये वाला वाई एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो आप समझ सकते हैं ये तीन एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और यहाँ पर सेंटर में एक स्फीयर है 2s। 1s जो है वो इनसे भी छोटा एक स्फीयर और सेंटर में होगा। फिलहाल ये 2s दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है 2p ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, तो इसे हम इन जनरल 2p x कहते हैं।
ऐसे सफिक्स एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में डबल डम्बल शेप है। इस पूरे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। जैसे इनमें 2 रह सकते हैं, ये पूरे ऑर्बिटल में 2 रह सकते हैं। ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, सेम डबल डम्बल शेप है, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनका डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, तो ये पी वाई कहते हैं। और ये देखिए जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसे पी जेड कहते हैं। डबल डम्बल शेप है। ये शेप का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स तो मिलेंगे, लेकिन ये जो शेप है इनके भीतर ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये स्पेस में ही इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांस ज़्यादा है। ये सेंटर में जैसे देख सकते हैं यहाँ पर नोड है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की चांस बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर जितना ज़्यादा क्लाउड का डेंसिटी है वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अब इस पूरे स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ भी इस पूरे स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो बेसिक कंसेप्ट हमें सब पता है। अगर हम कार्बन फिर से लिखें तो कार्बन ऐसा होता है 1s2, इसे नहीं दिखा रहे हैं, 2s2 2p2। इनका यही मतलब हुआ कि ये 2s ऑर्बिटल जो है इनके भीतर कार्बन के 2 ऐसे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और 2p2 मतलब अब ये 2p2 तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा 2s और फिर ये 2p में जब फिल करेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऐसा और इनमें करेंगे तो सिर्फ एक ऐसा और एक ऐसा। मतलब आप ये पकड़ सकते हैं कि मैं पी एक्स में दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, पी वाई में दे रहा हूँ, पी जेड वैकेंट है। तो ये हमारा पी एक्स है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पूरे रीजन को मिलाकर कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पूरे रीजन को मिलाकर कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी जेड हमारा वैकेंट है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कार्बन एटम का केस, जहाँ पर बिल्कुल इसके भी भीतर एक होगा 2s 1s, उस 1s में जो इनसे भी छोटा है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इस 2s रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन, इस 2px में एक इलेक्ट्रॉन और इस 2py में एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हो गए। ओके, अगर एक साथ दिखाए तो ये तो ऐसे अलग अलग से दिखाए, एक साथ दिखाए तो ये हमारा होता है कार्बन का एटम। जहाँ पर दिखाया जा रहा है ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये जो बड़ा एक सर्कल सा दिख रहा है ये हमारा 1s इलेक्ट्रॉन है, वो 1s ऑर्बिटल है, ये वाला यहाँ से, ठीक है। उसके बाद और एक जो बड़ा सर्कल दिख रहा है ये हमारा 2s ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ लिखा है 2s। उसके बाद समझिए कि अब p की बारी है, तो p कैसे कैसे दिखा रहे, एक p ऐसे दिखा रहे ऊपर और दूसरा एक नीचे, ये हमारा एक 2p है, ये आप समझ सकते हैं कि pz दिखाया जा रहा है। फिर एक ऐसे दिखा रहे, ये इधर सामने से और फिर यहाँ आकर ये वाला है, ये इस टाइप से, ये क्या है इस डायरेक्शन में देख सकते हैं, ऐसे इस एक्सिस में ऐसा ये वाला है, तो ये पी वाई हो सकता है। और ये हमारा एक दिखा रहे यहाँ पर ऐसे पी जेड पी एक्स। तो मोट बात ये है कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे क्रॉस बनाऊँ तो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर है और 2 क्रॉस में इधर से ऐसे और इधर से ऐसे 2p ऑर्बिटल्स है। टोटल 3 2p ऑर्बिटल्स है, एक 2s ऑर्बिटल है और एक 1s ऑर्बिटल है। ये हमारा टोटल कार्बन का एटम हो। ओके, अब इन जनरल क्या होता है, कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता है कि जो भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितने नज़दीक होते हैं उनमें एनर्जी लेवल उतना कम होता है। तो ये 1s का एनर्जी लेवल कम है, 2p का और ये बाहर वाला 2p है, 2p का और ज़्यादा है, फिर 2s का और ज़्यादा है, फिर ये 2p के जितने भी एनर्जी लेवल है वो उनसे भी ज़्यादा है और सेम है। मतलब इनका एनर्जी लेवल सबसे कम, ये सबसे लास्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ इनका एनर्जी लेवल 2p का सबसे ज़्यादा है, फिर 2s का है और फिर 1s का है। अब इस 2p में जो भी x y z है उन तीनों का एक ही एनर्जी लेवल है। ओके, लेकिन कार्बन में एक हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉपर्टी देखी गई है। इनका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ही नहीं रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि अब ये 2s ऑर्बिटल 2s नहीं रहा, ये 2p ऑर्बिटल 2p नहीं रहा, ये मिल गए सारे सारे एक संग कॉम्बाइन कर दिया मैंने, 4 ऑर्बिटल को कॉम्बाइन करके मैंने यहाँ पर 4 ऑर्बिटल बनाया। अब इन 4 ऑर्बिटल का नाम रहा sp3 sp3 sp3
sp3, 2b ऑब्वियसली क्योंकि ये सेकेंड ऑर्बिटल्स के हैं, सेकेंड सेल के हैं, तो ये sp3 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 का क्या मतलब हुआ कि एक s है और p 3 है, तो यहाँ देख सकते हैं एक s है और 3 p है, ये मिलाकर हमने एक ऑर्बिटल बनाया। अब इन ऑर्बिटल और इन ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है, ये हमारा ओरिजिनल ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड जैसा कह रहे हैं ऐसे, और ये हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब इनको मिलाकर मैंने एक जैसा बना दिया। अब ये सारे सेम है, इनमें अब कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ये 2p ये 2s, इनका एनर्जी थोड़ा कम था, 2p का और ज़्यादा था, मतलब इनका एनर्जी कम है, इनका एनर्जी और ज़्यादा है। इनका शेप भी अलग है, ये एक स्फेरिकल शेप है इतना बड़ा, और ये शेप है डम्बल शेप, ऐसा डबल डम्बल शेप। इनका शेप भी अलग है, एनर्जी लेवल भी अलग है। मैंने इन सब को मिलाकर ये बना दिया। अब इनका एनर्जी लेवल भी सेम है और इन सारे ऑर्बिटल्स के शेप भी सेम है। इन ऑर्बिटल्स का क्या नाम है, पहले इनका नाम था 2s 2p, अब इनका नाम है sp3। ये 4 ऑर्बिटल है, ये 4 ही sp3 ऑर्बिटल है। इन 4 का ही सेम एनर्जी लेवल है, इन 4 का ही सेम शेप है। तो अब इनका एनर्जी लेवल क्या है, इनका एनर्जी लेवल है इस 2s और ये 2p के बीच का कहीं, ठीक है। मैं अगर ये ऐसे लिखूं कि ये है हमारा 2s का एनर्जी लेवल, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मान लूँ तो 1s का सबसे छोटा होता है 2s। अब ये 2p अगर यहाँ है तो इनके बीच में कहीं, मतलब मैं समझ सकता हूँ क्या है, यहाँ पर एक s है और 3 p है ना, तो यहाँ पर कहीं sp3, यहाँ इस लेवल पे कहीं पे इनका एनर्जी लेवल है, मतलब s से ज़्यादा है और p से कम है। यहाँ पर sp3 हमने कितना ऑर्बिटल बनाया, 4, इसलिए इनका नाम है एक s और 3 p sp3। नाम देखकर ही समझ आ रहा है कि sp3 में 4 ऑर्बिटल होंगे, और sp3 के कितने यहाँ पर ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, हर एक का नाम है sp3 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 sp3, ठीक है। ये नाम sp3 है, अभी नाम से ही समझ आ रहा है कि sp3 के 4 ऑर्बिटल होंगे, तो 1 2 3 4, ओके। जैसे यहाँ एक एक का नाम है 2p 2p 2p, 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी sp3 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 4 ऑर्बिटल है, ओके। हर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन पहले भी कैरी कर सकता था, अभी भी कैरी कर सकते हैं। अब इस एनर्जी लेवल क्योंकि सेम है, अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे एज पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहले 2s फिल होना था, फिर 2p फिल होना था, अब तो ये सारे एक हो गए हैं, तो इनमें अब पहले और बाद वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये 4 इलेक्ट्रॉन इनमें आना चाहिए। 1s हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, सिर्फ 2s2, मतलब सिर्फ s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल 2 वाले, मतलब सेकेंड सेल के 2s और 2p ये दोनों मिलकर हाइब्रिडाइज हुए हैं। तो इनका जो था इनमें 4 ऑर्बिटल होंगे। पहले हम ऐसे भर रहे थे जब हाइब्रिडाइज नहीं हुआ था, जब हाइब्रिडाइज हो गया है तो ये ऐसे बन गए हैं। अब इनमें जो 4 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे वो ऐसे 1 2 3 एंड 4, ये हमने इस टाइप से भर दिया। अब हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, उनका सेम एनर्जी लेवल है, उनका सेम शेप है, और उनमें 4 इलेक्ट्रॉन, एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन है। वो कौन सा है, देखिए इनको मिलाकर हमने बनाया है sp3। यहाँ पर इनमें 4 ऑर्बिटल है, इनका शेप क्या है, s का शेप था ऐसा सर्कुलर, p का शेप था ऐसा डम्बल टाइप, 3 ओरिएंटेशन थे। अब इन दोनों तीनों को मिलाकर, सॉरी चारों को, इनको 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 इनको, इन चारों को मिलाकर ये एक शेप बना है जिनका नाम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कितने हैं, 4 है, एक ऐसे, ये एक ऑर्बिटल, ये एक स्पेस जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर ये एक ऑर्बिटल, फिर ये पीछे देख सकते हैं एक ऑर्बिटल ऐसे 3D में, और ये एक ऊपर। तो 4 ऑर्बिटल हुए, 4 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखने में कैसा है एक्चुअली, वो ऐसे ट्राइपॉड देखा है ना आपने, ऐसे 1 2 3 3 लेग होते हैं ट्राइपॉड के, और एक सर है ऐसा हेड। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं इसे, ये वही शेप है यहाँ पर, आप समझने की कोशिश कीजिए। ट्राइपॉड, ट्राइपॉड में क्या है, 3 लेग होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 लेग है 120 डिग्री अपार्ट, ऐसा अगर मैं टॉप व्यू बनाऊँ तो, और फिर एक वर्टिकल ऐसे आपके तरफ जा रहे हैं टूवर्ड्स यू। तो ये एक शेप है ये वाला, एक ऐसा और एक ऐसे ऐसे ऐसे, ये 3 लेग है ट्राइपॉड के, और ये हेड है समझ लीजिए। तो ये होगा इनका शेप, एंड सारे के एनर्जी लेवल सेम है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड की जगह ऐसा ज़रूरी नहीं
कि यहाँ से एक और यहाँ से तीन, ये इन चारों को मिलाकर ही मैं हाइब्रिडाइज करूँ। ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये एक और इन दो को मैं लूँगा, बाकी एक पी को छोड़ दूँगा, इन तीन का हाइब्रिडाइज होगा। समझ रहे हैं, सिर्फ ये तीन का, ऐसा भी पॉसिबल है। तब क्या है, एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, उस समय उन ऑर्बिटल्स के नाम होंगे sp2। नाम से ही समझ आ रहा है, एक एस और दो पी ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, और एक पी ऑर्बिटल ऐसा ही रह जा रहा है जैसे वो थे। तो अगर ऐसा होगा तो हमारे कैसे दिखेंगे, ये एक ऐसा दिखेगा जहाँ पर sp2 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 और फिर एक पी अलग से रह गए, ये पी, ये होंगे हमारे केस। ये पी जेड ही ले लेते हैं, ये एक अलग से रह गए और ये तीन हाइब्रिडाइज्ड हो गए। अब ये क्योंकि तीन हाइब्रिडाइज्ड हो गए हैं, इनका एनर्जी लेवल सेम होगा। पी हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है लास्ट वाला, तो इनका एनर्जी लेवल अलग है। इनके पहले 1s था, 1s। अब ये 2p जो है, 2s और 2p में से भी इनके दो सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड हुए ऑर्बिटल, तो ये 2p sp 2sp2 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 और ये 2pz। एनर्जी लेवल क्या है, इनका सबसे कम, इनका बीच में और इनका उनसे ज़्यादा। अब अगर यहाँ पे लिखूँ तो देखिए, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं, इनका एनर्जी लेवल कहीं यहाँ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर क्या देखे, 50 पर, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक s है और तीन p है, मतलब कि चार में से एक s है और तीन p है, मतलब कि s कैरेक्टर कितना है, s कैरेक्टर 25% और p कैरेक्टर है 75%। तो इसलिए p का वेटेज ज़्यादा है ना, तो ये p की तरफ है, मतलब इनका एनर्जी ज़्यादा है। ये sp2 यहाँ पर क्या अगर देखूँ तो s का वेटेज है 33%, तीन में से एक, और ये p का वेटेज है 66%, तीन में से दो। तो यहाँ पर s का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये s की तरफ, नीचे की तरफ ज़्यादा है। ओके, ऐसे समझ रहे। यहाँ पर हमने, और फिर एक p तो ऐसे ही है। अब ये तीन हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तीन ऑर्बिटल मिलेंगे जिनके शेप सेम होंगे, जिनके एनर्जी लेवल सेम होगा। वो तीन ऑर्बिटल कैसा है, ऐसे दिखने में, ये देखिए। अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन भी भर देते हैं। यहाँ तो दो थे ही एज पर पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, फिर मुझे चार भरना है, 1 2 3 4। तो यहाँ मैंने एक दिया 1 2 3 और यहाँ पर एक 4। ये हमारे हो गए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखिए ये तीन है, ये तीन कैसे शेप और साइज के होंगे, ये है इनका शेप, ये एक इधर, एक ऐसे और एक पीछे की तरफ, ये 3D में है। अगर इसे टॉप से देखूं मैं, टॉप व्यू से, तो वो ऐसे दिख रहे हैं, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। इस शेप के नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या नाम है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये ट्राइंगल टाइप का है और एक प्लेन पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक प्लेन पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर। इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रल, टेट्रा मतलब चार, हेड्रल मतलब हेड, चार हेड है इनके, एक दो तीन ट्राइपॉड जैसे, और एक टुवर्ड्स यू ऐसा वर्टिकल है आपकी तरफ। तो ये हो गए, इनका नाम टेट्राहेड्रल। ये है ट्राइगोनल प्लेनर। अब इस ट्राइगोनल प्लेनर में ऐसा दिख रहा है, साथ में देखिए एक ये और एक ये, नीचे एक और ऊपर एक डंबल शेप लगा है ना, स्लांट सा। ये क्यों है, ये हमारा वो पीजेड ऑर्बिटल है, लास्ट वाला जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ डंबल नहीं है, 1 है, एक 2 3 एंड 4, लेकिन यहाँ 1 2 3 के बाद एक डंबल शेप का ऊपर और नीचे, ये हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो पी वाले, ये वाले, और बाकी तीन है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर एक मिलेंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तीन तीन में एक एक, और इनमें एक, मतलब ये रीजन और ये रीजन, ये पूरा मिलाकर कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से भी दो ले, ऐसा भी हो सकता है कि सॉरी तीन ले, यहाँ से दो और यहाँ से एक, ये तीन मिलाकर। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस p ऑर्बिटल में से सिर्फ एक को लूँ, मतलब s और p इतना ही हाइब्रिडाइज करना है, बाकी एज इट इज़ रह जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्या मिलेगा उस वक्त, मुझे मिलेगा ऐसा, ये हमारा 1s है, ये हमारा दो हाइब्रिडाइज्ड हुआ है,
मतलब ये sp नाम रहेगा, sp मतलब एक s और एक p मिलकर हाइब्रिडाइज हुए, तो sp नाम ही ऐसा रखा गया है कि नाम से ही आपको समझ आ जाएंगे कि किसके कितने ऑर्बिटल मिलकर ये बने हैं। तो 2sp और फिर यहाँ पर हमारे p ऑर्बिटल्स दो रह जाएंगे, एक होंगे py और एक होंगे pz, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो हाइब्रिडाइज्ड हुआ है सिर्फ। इनका एनर्जी लेवल क्या होगा, sp यहाँ नीचे और थोड़ा s के पास। देखिए क्या हो रहा है, जब p का वेटेज ज़्यादा है तो इनका एनर्जी लेवल p के पास है, मतलब ज़्यादा है। जब धीरे धीरे p का वेटेज कम हो रहा है, मतलब s का वेटेज बढ़ रहा है, तो इनका एनर्जी लेवल s के पास है। अगर मैं इनको देखूँ तो इनमें 50% s करेक्टर है, 50% देखिए sp है, तो आधा तो s का करेक्टर है, एंड 50% इनमें p का करेक्टर है। और ये sp है, इनका एनर्जी लेवल भी थोड़ा कम है, sp2 का ज़्यादा है, sp3 का और ज़्यादा, फिर 2p का तो और ज़्यादा। ये एनर्जी लेवल का हमने एरो से मार्क किया है। यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे तो ऐसे एक दो यहाँ पे है, इनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये टोटल में 4 इलेक्ट्रॉन, फिर से ऐसे ही 1 2 3 4। यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना है, sp है और 2 है। तो देखिए कैसे हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, यहाँ पर ये एक और ये एक, ये हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, मतलब नया शेप हाइब्रिडाइज होने के बाद। ये कैसा शेप है, इनका नाम है लीनियर शेप। दिखता कैसा है, 180 डिग्री ऐसा दिखता है। यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ऐसे, जैसे ये 3 लेग थे 120 डिग्री अपार्ट एक दूसरे से, एक प्लेन के ऊपर, वैसे ही अभी एक प्लेन के ऊपर जस्ट स्ट्रेट लाइन पे है, ऐसे एक डम्बल शेप जैसा इधर एक इधर। लेकिन ये 2 ऑर्बिटल है, यहाँ ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, ये भी एक sp ऑर्बिटल, ये भी एक sp ऑर्बिटल। तो इस देखिए 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 p ऑर्बिटल है, एक y और एक z। तो यहाँ भी देखिए 2 p, और यहाँ पर एक ही थे ऐसे करके, है ना, यहाँ पर 2 है, एक ऐसे है और एक फिर ऐसे इस डायरेक्शन में, दोनों p ऑर्बिटल। मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ पर एक ये वाला p ऑर्बिटल था इस डायरेक्शन वाला, एक ये था और एक ये था। तो इस केस में 2 रह गए, कौन कौन से रह गए, ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है और एक ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी ये वाले जो है ये हमारे 2s के संग मिलकर ऐसा शेप बना दिए फाइनल। अब ये गोल s भी नहीं रहा, ये डम्बल शेप का p भी नहीं रहा, ये दोनों मिलकर अब ये बना दिए। बाकी जो जैसे थे उतने ही है। यहाँ भी वही है कि ये वाला एग्जिस्ट रह गया, बाकी ये 2 p ऑर्बिटल और एक गोल 2s मिलाकर ये शेप बनाए, ये 3 शेप 1 2 3 ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पर तो सारे मिल गए, सिर्फ 1s जो है वो रह गया, उसे हम नहीं दिखा रहे। बाकी 2s और ये 2p के 3 ऑर्बिटल मिलकर ऐसा शेप बना है 4 ऑर्बिटल के लिए। तो हमें समझ आ रहा है अब ये ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं। ओके, इसे ही हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे कार्बन कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, 3 टाइप के। एक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पर एक s और 3 p ऑर्बिट्स हाइब्रिडाइज होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा भी है कि 4 नंबर ऑफ sp3 ऑर्बिटल्स आर देयर। यहाँ पर क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स आर देयर, ठीक है। और एक p ऑर्बिटल ऐसे यहाँ दिख रहा है, ये वाला p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। और इस केस में क्या हो रहा है, 2 p ऑर्बिटल दिख रहे हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, और 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिख रहा है। तो देखिए 2 sp ऑर्बिटल है यहाँ पर और 2 p ऑर्बिटल्स है यहाँ पर, ये सब मिलाकर हमारा हो गए sp हाइब्रिडाइज्ड। ये समझा हमने। ओके, अब इस पिक्चर में भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक सी मतलब एक कार्बन एटम है, इनमें इनका ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रहे हैं। ये हमारा जो येलो कलर है ये 2s है, और p ऑर्बिटल 3 रहते हैं, एक इस ओरिएंटेशन में है, ये x ये z है, तो ये हमारा y है, ये हमारा x है। तो 3 ओरिएंटेशन में ये ऑर्बिटल है। कुछ भी जब हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है तब ये ऐसा दिखते हैं। यहाँ पर नो ऑर्बिट हाइब्रिडाइज्ड, कोई भी हाइब्रिडाइज नहीं है, नॉर्मल है। उस वक्त क्या होगा, हमारा 2s एनर्जी लेवल अगर देखिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिखा है, 2s का एनर्जी कम है, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स 2s ऑर्बिटल में होंगे उनका एनर्जी कम है, और 2p ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी ज़्यादा है। ओके, और अब ये 2p में कितने हैं, 1 और 2। यही है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग जब भरे थे, तो ये 2p था हमारा, और ये हमारा 2s था और ये 2p था।
2s में हमने 1 और 2 भर दिया था और इनमें ऐसे और ऐसे 2 भरे थे, तो वही यहाँ दिखा रहे 1 है और यहाँ पे 1 1 2। ओके, अब जब हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, जब ये सारे के सारे हाइब्रिडाइज्ड हो जा रहे हैं, मतलब ये सब मिलाकर मैंने क्या बना दिया, सब मिलाकर ये गायब ये बन गए ऐसा, तो उनका शेप कैसा है, इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये शेप है इनका, कैसे है, ट्राइपॉड जैसे, ये एक लेग है, ये एक लेग है, ये एक लेग है ट्राइपॉड की, और ये एक हेड है ऐसा, तो ये ट्राइपॉड जैसे एक शेप है। यहाँ पर भी इन सारे का एनर्जी लेवल सेम है देखिए, और इलेक्ट्रॉन्स भी अब ये चारों में एक एक है, तो देखिए यहाँ से 2s भी गया, यहाँ से 2p भी गया, ये sp3 ऑर्बिटल बीच में कहीं पर है, इनका एनर्जी ये 2s और 2p के बीच में कहीं है। और इस और कितने ऑर्बिटल से sp के 4 ऑर्बिटल है, और क्यों 4 बनेंगे, क्योंकि मैंने एक s मतलब 1s लिखने से फिर आप समझिएगा 1s ऑर्बिटल, मतलब 1 नंबर ऑफ s ऑर्बिटल लिया है, और p कितने लिए हमने, 3 ऑर्बिटल p के लिए है ना, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये, तो इसलिए इनका नाम है सब मिलाकर sp3। तो टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, यहाँ पर एक एक ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलाकर 4 नंबर ऑफ sp3, 4 नंबर ऑफ sp3 ऑर्बिटल, इसलिए देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 sp ऑर्बिटल है, और इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमारा ये अगर इस टाइप से दिखाऊं तो ये ऐसे होंगे, ये सब sp3 ऑर्बिटल है, sp3 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 sp3, और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दिखाना चाह रहे हैं। साथ में 2s का एनर्जी लेवल कम है और 2p का ज़्यादा है, ये बीच में कहीं है। ओके, अगर ऐसा देखा जाए कि ना मैं सारे को हाइब्रिडाइज नहीं करूँगा, एक को छोड़ देता हूँ, ये वाले को छोड़ देता हूँ, बाकी से हाइब्रिडाइज करता हूँ, तो ऐसा दिख रहा है, ये डार्क कलर में हमें ब्लू दिखा रहे हैं, ये रह गया है, ये एज इट इज़ है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये p ऑर्बिटल है हमारा, और बाकी जो थे 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, उन्हें हमने हाइब्रिडाइज किया, तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, इसलिए इनका नाम है sp2। इनका भी एनर्जी देखिए इन दोनों के बीच में कहीं है, ठीक है ना। ओके, लेकिन क्या है, दोनों के बीच में है और s के थोड़ा नज़दीक है, क्योंकि यहाँ पर s का कैरेक्टर 75% था, यहाँ पर s का कैरेक्टर 33% है, तो ये s से थोड़ा नज़दीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, सेम बात है, अब यहाँ पर जब हाइब्रिडाइज्ड हुआ है तो यह हमारा 1s था, अब यहाँ पर sp2 sp2 sp2, और फिर ये एक p ऑर्बिटल लास्ट वाले, इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो ये तो ऐसे ही रहा, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 1 4। अब देखिए ये sp2 ऑर्बिटल 3 है, क्योंकि एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलाकर 3 नंबर ऑफ sp, ये कितने 3 नंबर्स, 3 sp ऑर्बिटल्स बना सकते हैं, तो ये 1 2 3, 3 ऑर्बिटल में 3 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ दिख रहा है। शेप क्या है इनका, जैसे इनका शेप था टेट्राहेड्रल, इनका शेप है ऐसे, ये एक प्लेन पे है, अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा हमने पहले दिखाया ऐसा, तो इनका शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, सिर्फ ये sp हाइब्रिडाइज्ड का शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, और ये हमारा p ऑर्बिटल जैसा था वैसा ही एज इट इज रह गया, इनका शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, लिख देता हूँ ट्राइगोनल प्लेनर, ये इनका शेप है। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिलेंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और ये दोनों मिलाकर कहीं एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं वही चीज़ देखूँ तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल को छोड़ दे रहा हूँ, ये और ये छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ ये एक टू एस ऑर्बिटल और ये एक 2p ऑर्बिटल, इन दोनों को हाइब्रिडाइज किया गया, तो देखिए इन दोनों को हाइब्रिडाइज किया हूँ तो एक लीनियर शेप मुझे मिला है ऐसा, जिससे इसे इसलिए ये ग्रीन वाले जो है ये लीनियर शेप है, लीनियर शेप है इनका। ओके, और बाकी जो 2p ऑर्बिटल थे वो एज इट इज़ रह गए। अब यहाँ इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, उनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, कि अब मुझे ये है हमारा 1s, ये है हमारा sp और फिर 2 ऑर्बिटल p के रह जाएंगे ऐसे, तो 1s में तो 2 रहेंगे ही, यहाँ पर 1 2 3 और 4, इसलिए देखिए sp में एक ऑर्बिटल है, ये sp हमारा sp तो sp में एक एक ऑर्बिटल है, और p में कितने हैं, एक इधर 2 ऑर्बिटल, और एक तो p है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिर्फ 2 ही p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। यहाँ पर अगर मैं शेप में बात करूँ तो ये शेप में ये एक sp, ये एक sp, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होंगे,
फिर ये पूरा एक डंबल शेप मिलाकर कहीं एक इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें, और ये पूरा एक डंबल शेप मिलाकर कहीं एक इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर चारों हाइब्रिडाइज हो गए, इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 हाइब्रिडाइज हुए हैं, तो इन 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे ओरिजिनल पी जैसा था वैसे ही। यहाँ पर सिर्फ 2 हाइब्रिडाइज हुए, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, और जो 2 ओरिजिनल पी थे वो ऐसे ऐसे थे, उनमें एक एक। तो ये हमारे हो गए अलग अलग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ बनेंगे मॉलिक्यूल्स, तो वो भी हम समझेंगे। यहाँ पर और एक बार देख लीजिए, एस पी मतलब एस और पी को मिलाकर बना रहे हैं, एक एस और एक पी से जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे उनका नाम होगा एस पी। कितने बनेंगे? 2 नंबर बनेंगे, मतलब 2 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उनका शेप है ऐसा लीनियर। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। जब एक एस और 2 पी ऑर्बिटल को मैं मिलाऊं तो उनका नाम होता है एस पी ऑर्बिटल। कितने बनेंगे? 3, और उनका शेप होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, एक प्लेन के ऊपर ट्रायंगल, और 3 लूप है 120 डिग्री अपार्ट तीनों, तो ऐसे एक शेप बन गए। जब एक एस और 3 पी ऑर्बिटल मिलकर बनेंगे तो इनको sp3 कहते हैं। कितने ऑर्बिटल होंगे? 4 होंगे। देखने में कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, एक ट्राइपॉड का जैसे 3 लेग और एक हेड है, ये ट्राइपॉड की टाइप से, ये टेट्राहेड्रल। ओके, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है? टेंडेंसी ऑफ द एटॉम टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति। अच्छा, हमें तो ये पता है कि एस ऑर्बिटल क्या होता है, छोटा होता है शेप में, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है। जब हमने एस पी ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं तो इनमें एस का करेक्टर कितना है? 50% है, और पी का करेक्टर 50% है। ठीक है, जब ये sp2 बना रहे हैं तो इनमें s का कैरेक्टर है 33% और p का कैरेक्टर है 66%। और जब sp3 है तो s का कैरेक्टर 25% और p का कैरेक्टर 75%। अब जितना s का कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि s में क्या होता है, s का शेप छोटा है और s में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ भी s का कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इनका मतलब ये है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है उनका टेंडेंसी ऑफ ड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ विल बी मोर कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम ऑफ कार्बन, और जो sp2 है उनका ज़्यादा होगा कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो हमारा एक कार्बन एटम जो लिखता हूँ, कार्बन एटम जो sp हाइब्रिडाइज्ड है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू एक कार्बन एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इनका भी ज़्यादा होगा कंपेयर टू एक अनदर कार्बन एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। ओके, ये बात हमें समझ आया। क्यों? क्योंकि इनमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है, और एस कैरेक्टर और एस का क्या टेंडेंसी है कि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए उनमें इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने की या अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है ज़्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये भी हमने सीख लिया। ओके ओके, अब इन पिक्चर में आगे ये भी देख लेते हैं कि ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं। हमें पता है कि 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जहाँ पर क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैप होता है। हेड ऑन ओवरलैप मतलब कि 2 ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। जैसे कि हमारे पास वो 2 ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं, एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और एक दूसरा भी एस ऑर्बिटल, ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये भी एस है, ये एस है, ओवरलैप कर दे। ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, ये हेड ऑन ओवरलैप ही करेंगे क्योंकि इनका हेड टेल सब सेम है, ये ऐसे ओवरलैप करते हैं बस। और एक क्या हो सकता है, एक एस के साथ पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो ये एस ऑर्बिटल है और ये हमारा पी ऑर्बिटल है ऐसा। अब ये यहाँ पर ओवरलैप किए, तो ये पी का हेड एस के साथ ओवरलैप है, तो ये एस पी ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। फिर पी भी ओवरलैप कर सकते हैं हेड ऑन,
तो ये ऐसा, ये एक हमारा एक पी और ये एक हमारा दूसरा पी, ठीक है। इन दोनों हेड ऑन ओवरलैप करें, दोनों का सर एक दूसरे से टकरा गया तो ये पी ऑर्बिटल ओवरलैप है, ठीक है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये हेड ऑन ओवरलैप जितने हैं ये सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड में क्या है, साइड वेज ओवरलैप होता है। पाई बॉन्ड दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में साइड वेज ओवरलैप, यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैप नहीं है। जैसे दो ऑर्बिटल है पी के, वो ऐसे ऐसे हेड ऑन ओवरलैप भी कर सकते हैं और वो साइडवेज ओवरलैप भी कर, जैसे ये हमने इस ओरिएंटेशन में बनाया है। मान लेते हैं ये भी एक्स एक्सिस में था, ये भी एक्स एक्सिस, दोनों का सर भिड़ गया एक साथ, ओके। लेकिन अगर ऐसे होते ये कि एक ऐसे और दूसरे भी इनके नज़दीक आकर ऐसे ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं इनके साथ, क्या ये पॉसिबल नहीं था? ये भी पॉसिबल था। यहाँ पर एक ओवरलैप होता है, यहाँ ऐसे साइड, इसे कहते हैं साइड वेज ओवरलैप, साइड साइड से ओवरलैप करना। तो इसका ही एक पिक्चर यहाँ दिखाया गया है कि ये जेड एक्सिस में है, ये जेड एक्सिस में, ये ऊपर का लूप है ऑरेंज कलर, ये नीचे का लूप है ब्लू। तो ये दोनों साइड वेज ओवरलैप करेंगे, मतलब इनका ये चीज़ इनके साथ और उनका ये चीज़ इनके साथ ओवरलैप करेंगे। तो ये साइड वेज ओवरलैप जब करते हैं तो ओवरलैप करके कुछ ऐसा दिखते हैं। अब ये क्या है एक्चुअली, ये एक स्पेस है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मोर। ये एक जगह है जहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूँ और ऐसे शेप बनाता हूँ, इनका ये मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस पूरे रीजन में कहीं भी हो सकता है, ओके। जैसे जैसे ये डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की चांसेस ज़्यादा है, धीरे धीरे कम होते 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 तो यहाँ जीरो हो गए, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की चांस बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम है। ये शेप से ये पता चलता है। जब दो ओवरलैप कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसा शेप बना रहे हैं। अब इस शेप से क्या पता चल रहा है कि यहाँ इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्लस इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब ये ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना दिए हैं। जैसे कि ये साइडवेज हेड ऑन ओवरलैप कर रहे तो एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर ये एक स्पेस बन रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है, ये सारे हेड ऑन ओवरलैप है। ऐसे ये साइड वेज ओवरलैप कर रहे हैं तो ये एक ऐसा स्पेस बना है। अगर मैं इनके लिए बनाऊँ तो ऐसा दिखेंगे। तो ये एक रीजन बन गया जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो इनके ओवरलैप से एक ऐसा रीजन बन रहा है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब आप ये देखिए, न्यूक्लियस तो है यहाँ पर, ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर है। इस एक्सिस को हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ओके। और इस एक्सिस के ऊपर की तरफ एक लूप है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और एक नीचे की तरफ लूप है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इसलिए कोई भी रिएजेंट जो बाहर से आएंगे अटैक करने, उनको इस प्लेन में नहीं, उनको तो प्लेन के ऊपर ही इस जगह पे और इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो वो ईजिली यहाँ पर आकर अटैक कर सकते हैं। कोई पॉजिटिव चार्ज हो या कोई न्यूक्लियोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो, कोई इलेक्ट्रोफाइल हम बाद में पढ़ेंगे। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल हो तो वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो ईजिली आकर इस रीजन को अटैक कर सकते हैं। इसलिए हम पाई बॉन्ड के लिए कहते हैं कि जहाँ भी पाई बॉन्ड मुझे मिलता है वहाँ पर ईजिली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो ईजिली आकर अटैक कर सकते हैं। इसलिए पाई बॉन्ड इज मोस्ट रिएक्टिव सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जहाँ पर पाई बॉन्ड है वो मोस्ट रिएक्टिव सेंटर है, मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन होने की चांसेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल है और ईजिली अवेलेबल है फॉर एनी आउटर रिएजेंट जो आकर यहाँ अटैक कर सकते हैं। क्योंकि ये प्लेन से ऊपर है, इस प्लेन के अंदर रहते तो टाइटली बॉन्डेड रहते, ये प्लेन से ऊपर है, ये लूज लूज फ्री फ्री थोड़े थोड़े घूमते रहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बात मैंने यहाँ लिख दिया है, पाई इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल टू अटैकिंग रिएजेंट एंड पाई बॉन्ड प्रोवाइड मोस्ट रिएक्टिव सेंटर इन द न्यूक्लियस। तो ये बात हमने यहाँ से समझ ली। पाई बॉन्ड में ये फैसिलिटी है, और सिग्मा बॉन्ड में तो प्लेन पे ही जब ओवरलैप हो रहे हैं तो ये जो रीजन है इस प्लेन पे ही है। इस प्लेन को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये है इंटरन्यूक्लियर प्लेन, इस प्लेन पे ही ये रीजन है, इसलिए यहाँ पर ये टाइटली बाउंडेड है ये इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, प्लेन के ऊपर है, इसलिए थोड़ा फ्री है, इजिली अवेलेबल फॉर अटैकिंग।
ये बात हमने यहाँ पर समझ लिया। एक और बात समझते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। अगर आप इनको, इस एस को अपने हाथों से पकड़ ले, हाँ, और इस एस को घुमाने की कोशिश करें सर्कुलर, तो क्या ये पॉसिबल है बॉन्ड मेंटेन रखते हुए? हाँ, क्योंकि ये ओवरलैप रीजन तो चेंज नहीं होने वाला। इसे हाथों से आपने पकड़ा है, इस साइड को होल्ड किया है और इसे आप रोटेट कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड रीजन तो चेंज नहीं होने वाला, तो ये पॉसिबल है। यहाँ भी अगर मैंने इसे अपने हाथों से पकड़ लिया और इसे रोटेट कर रहा हूँ, पी को इस डायरेक्शन में करूँ या अपोजिट डायरेक्शन करूँ, तो ये बॉन्ड वाला रीजन तो चेंज नहीं हो रहा, इतना ही ओवरलैप है। यहाँ भी अगर मैं इस पी को पकड़ के इस पी को घुमाऊँ तो भी ये सेम है। लेकिन क्या यहाँ पर अगर मैं इस पी को ऐसे हाथों से पकड़ लेता हूँ और इस पी को ऐसे सर्कुलर घुमाने की कोशिश करूँ, तो क्या ये रीजन ऐसा ही रहेगा कि ये रीजन थोड़ा डिफॉर्म होने की कोशिश में चले जाएंगे, डिफॉर्म होने लग जाएंगे? तो इसलिए पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पाई बॉन्ड जब बना है ना, तो ये एक बॉन्ड बना है इनके बीच में, मतलब एक ही बॉन्ड है, ऐसे ऊपर और नीचे दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में बन गया। ठीक है, इस बॉन्ड बनने के बाद मैं, ये एक एटम न्यूक्लियस, सॉरी ये एक एटम है, ये तो पता है कि कोई कार्बन एटम होगा, कार्बन का ये सेंटर न्यूक्लियस है, ये कार्बन एटम का, ये दूसरा एक कार्बन एटम है, इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, ऐसे। अब इसे अगर मैं रोटेट करूं, एक एक एटम को पकड़ के दूसरे एटम को रोटेट करूं, तो क्या ये बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा? ऐसे नहीं करेगा, ये बॉन्ड टूट सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। लिख देता हूँ, पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। तो इनका कुछ कारण है और डिटेल में बाद में रीजन समझेंगे, मतलब इफेक्ट समझेंगे कि फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या क्या इफेक्ट इनका मिलता है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इतने बात हमें समझ के रखना है। ओके, तो ये हमने पाई बॉन्ड के ओवरलैप से कैसा शेप बनता है ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पर आते हैं sp3 कार्बन। तो ये एक कार्बन मॉलिक्यूल एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लाजमी सी बात है, ये ट्राईपॉड के 3 लेग है और ये एक हेड है इनका, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये एक और कार्बन एटम है जो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर इन दोनों को मैं ओवरलैप करूँगा तो ये एक sp3 ऑर्बिटल और इनके एक sp3 ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया और बाकी इस कार्बन के 3 ऑर्बिटल इधर और 3 ऑर्बिटल इधर अभी भी फ्री बैठे हैं। ये जो बॉन्ड है ये हेड ऑन ओवरलैप से बना है, ये इनका हेड और इनका हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है। हालांकि हेड ऑन ओवरलैप ऑफ किनका है, sp3 ऑर्बिटल इस तरफ और sp3 ऑर्बिटल इस तरफ। तो ये जो बॉन्ड बना है ये देखिए sp3 सिग्मा बॉन्ड है। ओके, ये वाला बॉन्ड। ओके, बाकी ये तीनों बॉन्ड अभी भी बनने को बाकी है। कैसे बन सकते ऐसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 1 2 3 4 ये 4 ऑर्बिटल है हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के। यहाँ भी 4 ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के। ये वाला sp3 ऑर्बिटल और ये sp3 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक बॉन्ड बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ओवरलैप करके एक बॉन्ड बना है, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड है। और कौन सा बॉन्ड है, sp, ये इस साइड इस बॉन्ड में क्या क्या इन्वॉल्व है, sp3 और sp3, दो sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक बॉन्ड बना है यहाँ पर। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने दिखाया ना, जैसे ये एक एक यहाँ पर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी एक अवेलेबल है ऐसे अवेलेबल है। तो ये हाइड्रोजन के संग मिलकर, हाइड्रोजन में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और इनके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ओवरलैप करके शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर भी फिर एक हेड ऑन ओवरलैप हुआ है, इनका हेड ओवरलैप हो रहा है। और हेड ऑन ओवरलैप में ये भी समझिए कि अगर मैं कार्बन के एटम को ऐसे ही रखते हुए हाइड्रोजन एटम को रोटेट करूं, तो ये ओवरलैप वाला रीजन कॉमन रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड किनके बीच में है, ये सिग्मा बॉन्ड है एक s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ भी सेम s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सेम सिग्मा बॉन्ड।
तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है और एक यहाँ पर एक और सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड लेकिन sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और इस sp3 ऑर्बिटल इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? हमारा एक कार्बन है, ओके, यहाँ पे एक दूसरा कार्बन है, इन दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, फिर ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बना रहे हैं, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, यहाँ यहाँ यहाँ, ओके, और ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये हमारा इथेन है, इथेन, इसे हम इथेन कहते हैं। सी बॉन्ड सी और यहाँ ऐसे, आपको ये पता होगा, नहीं तो अभी हम सीखेंगे इसे इथेन कहते हैं। लिखते कैसे है? C2H6 इथेन, ओके। ये इस टाइप से ओवरलैप करके बन रहे हैं। यहाँ पर सारे बॉन्ड जो है सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड किनके बीच में है इतना समझना है। ये sp3 और sp3 का ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। किनके बीच में? s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड sp ऑर्बिटल ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, इन दोनों के ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना है। यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, ठीक है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो हमने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को लेकर जो एक मॉलिक्यूल बना है उनको हमने सीखा। कौन सा एग्जाम्पल इनका? इथेन, जहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है इन्वॉल्व्ड, ओके। अब देखते हैं sp2 कार्बन एटम इन्वॉल्व होकर क्या बनेंगे। तो यहाँ देखिए sp2 हमने पहले ही पढ़ा था। sp2 में क्या होता है? sp2 मतलब कि एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलके टोटल कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? टोटल 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स ऑफ sp2, ठीक है ना। कैसा शेप होगा इनका? शेप होगा इनका ट्राइगोनल प्लेनर। इनका शेप क्या था ऊपर वाले का? टेट्राहेड्रल। देख के भी समझ आ रहा है। ये देखिए ट्राइपॉड के 1 2 3 3 लेग है और ये हेड है, तो टेट्राहेड्रल शेप है। ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के, तो वैसे ही एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के क्या शेप होंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। ये एक प्लेन है पहले लाइट ब्लू कलर के, उस प्लेन के ऊपर ये एक और ये एक 3 ऑर्बिटल रखे हैं। अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो ऐसा दिखेगा, ऐसे ये 3 ऑर्बिटल रखे, ओके। और sp में और क्या है? p तो रह गई, एक p हमने पहले ही पढ़ा है। क्या था हमारा? ये एक 1s था, फिर एक 2s था और 3 2p थे। sp2 मतलब क्या है कि एक ये और इनका 2, मतलब इतने हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। ये रीजन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। ये इतने, ये और ये 3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, तो ये तो रह गया ना अकेला। तो अब हमें क्या मिलेगा? ये एक s को अभी कंसीडर नहीं करता हूँ, ये दिखा नहीं रहे, तो हमारे पास है ऐसा, ये sp2 के 3, क्योंकि ये 3 मिलाकर बने हैं, और एक p ऐसे अलग से। तो ये जो देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये जो डम्बल शेप है ये हमारा ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल होगा किसका, सॉरी एक एटम होगा किसका, किस टाइप के? sp2 कार्बन एटम एक। वैसे दूसरे भी हो सकते हैं। अब ये दोनों होंगे तो फिर ओवरलैप भी कराया गया इनको। इनका ये वाला लेग, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर रहा है, हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है, तो ये फिर से एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। किनके बीच बन रहा है? अब ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है? sp2 ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल कौन सा है? ये भी sp2 ऑर्बिटल है। तो इस sp2 के बीच में एक हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ समझिए, ठीक है। अब ये जो p ऑर्बिटल इनका है और ये p ऑर्बिटल इनका है, ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे। साइडवेज कैसे करेंगे? ऐसे हमने अभी जो पढ़ा था इनके पहले, यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करेंगे, तो ऐसा एक लूप बनाएंगे ऊपर और नीचे, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और ये एक बॉन्ड है, समझने की बात है,
ये दो जगह ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन है ये एक ही बॉन्ड, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल एक दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना है। तो ये दोनों ओवरलैप करके ऐसे बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड है। ओके, कौन सा बॉन्ड है? ये पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, ये तो हमने समझा ही है। तो यहाँ भी ये क्या दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो ये एक और ये एक, ये दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाए, इसलिए देखिए यहाँ डॉटेड लाइन यहाँ और नीचे दोनों ही दिखा रहे हैं, ये दोनों मिलाकर एक बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए ये एक बन गया ऐसे और नीचे एक बन गया ऐसे, ये पूरा 1 पाई बॉन्ड लिखा है, ये और ये दोनों मिलाकर 1 पाई बॉन्ड है। और जो ये हेड ऑन ओवरलैप है यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर नीचे पाई बॉन्ड है, ये एक बीच में सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ ये लूप, ये एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, और यहाँ एक ऑर्बिटल, यहाँ एक ऑर्बिटल, ये सब हाइड्रोजन के संग ओवरलैप करेंगे। हाइड्रोजन का शेप कैसा है? 1s। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन 1 है, तो इनको देख, इनका बनेगा क्या? 1s1 ऐसे। 1s में ही सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इनका शेप कैसा होगा? एक सर्कल 1s का एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो वही हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ है, इनके साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का, ये ओवरलैप होकर एक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड। इससे अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या था? एक कार्बन एटम, यहाँ पर क्या था? एक कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम यहाँ, एक कार्बन एटम यहाँ, इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जो सिग्मा बॉन्ड है। ओके, ये कैसे बना है? ये सिग्मा बॉन्ड किन के ओवरलैप से बना है? sp2 और sp2 दोनों ही। ये कार्बन भी अपने sp2 को सामने लाए हैं, ये है ना sp2 ऑर्बिटल, ये लाए हैं, और ये कार्बन भी अपने एक sp2 को लाए हैं, दोनों ओवरलैप करके ये बना है पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, ये बना। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में और एक बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड है, तो मैं और एक लाइन टानूंगा इनके बीच में जो है पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड कैसे बना है? ये कार्बन भी अपने पी ऑर्बिटल को सामने लाए हैं और ये कार्बन भी अपने पी ऑर्बिटल को लाए हैं, दोनों को ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना है। ओके, फिर ये कार्बन और एक हाइड्रोजन के संग भी एक बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। इनमें कौन कौन इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन की तरफ से एस आ रहा है और कार्बन की तरफ से sp2 ऑर्बिटल आ रहे हैं, ये दोनों मिलकर ये बॉन्ड बना है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये s एंड sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ भी सेम सिग्मा बॉन्ड, वो भी, ये भी sp2 और s ऑर्बिटल के ओवरलैप से, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा ये है मॉलिक्यूल है? ये ऐसा है, C डबल बॉन्ड C, यस यस, H H H H, इसे हम कहते हैं इथीन। फॉर्मूला है C2H4। इथीन में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, फिर ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तब देख सकते हैं जहाँ जहाँ ही दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, एक तो पाई रहेगा, एक और सॉरी एक सिग्मा रहेगा और एक और पाई रहेगा। बाकी जिनके जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है वो सारे ही पाई है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स की बात कर ली। sp2 ये कार्बन एटम हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और इनसे एक मॉलिक्यूल बना है जिनका नाम है इथीन। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यूज होता है, हमने देखा, और डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में। ओके, अब sp3 के बारे में देख लेते हैं, सॉरी sp के बारे में देख लेते हैं। sp में क्या होगा? नाम से ही समझ आ रहा है कि हमारे पास क्या था? कार्बन थे, कार्बन में 6 मतलब 1s2 2s2 2p2, इनमें से ये 1s ऐसे ही रह गए, इनको कुछ नहीं किया गया है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2s ऐसे थे और 2p ऐसे थे, ये थे, लेकिन हाइब्रिडाइज्ड क्या हो गए? sp मतलब एक s और एक p हाइब्रिडाइज्ड हो गए। अब ये हाइब्रिडाइज होने के बाद ऐसे दिखेंगे, 1s तो ऐसे ही दिखेगा, यहाँ पर ये हाइब्रिडाइज होने के बाद एक sp इधर एक sp इधर, दो हाइब्रिडाइज्ड एटम एक साथ आ गए, और ये 2p जैसे थे पहले वैसे ही 2p, दो 2p, ये हो गया हमारा 2p, ये हमारा 2p। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ये दो दिख रहे हैं,
हाइब्रिडाइज जो शेडेड्स है वो ये दो है, और ये 1s तो पहले ही 1s जैसे थे वैसे ही। इलेक्ट्रॉन बढ़ू तो ये जैसे थे उनमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इनमें 1 2 3 1 2 3 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड एट सॉरी इतना नहीं इतना इतना इतने इतने जो हाइब्रिडाइजेशन है और बाकी ओरिजिनल है वो यहाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? sp के 2 ऑर्बिटल, ये है हमारे sp के एक ऑर्बिटल और ये हमारे sp के दूसरा ऑर्बिटल। ठीक है, हो गए ये पार्ट पूरा। फिर 2p के एक ऑर्बिटल, ये देखिए ये है हमारा 2p का एक ऑर्बिटल, यहाँ से यहाँ एक ये और एक ऑर्बिटल चाहिए, ये हमारा दूसरा ऑर्बिटल। तो इसलिए यहाँ लिखा है अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है एक ये लूप, और एक सेकेंड अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है ये एक लूप, 2 लूप है। तो ये हमारे 2 ऑर्बिटल पी के और 2 ऑर्बिटल sp के। sp ऑर्बिटल कैसा दिखता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद उनका शेप ऐसा होता है, इसलिए देखिए येलो कलर का शेप ऐसा है ना, ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन क्या शेप है? लीनियर। ये हो गए हमारे, क्या मैं ये बनाया हूँ? ये बनाया हूँ sp हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये एक है। अब ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ओवरलैप करेंगे दूसरे कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ। तो यहाँ पर दिख रहा है ये एक पिक्चर जो है ये एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का है, और ये एक दूसरे sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के है। इनका जो ये वाला लूप था sp, ये दूसरे कार्बन के sp के साथ ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर। तो ये हेड ऑन ओवरलैप है, ये एक कार्बन के sp है और ये दूसरे कार्बन के sp है, हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं। तो लाजमी सी बात है ये क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इनका जो पीछे एक sp रह गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, मतलब ये हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेकर आए हैं और ये sp लेके आए हैं, दोनों के बीच में ओवरलैप हो रहा है, फिर से हेड ऑन, तो एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी इनका sp और ये हाइड्रोजन का s, ये दोनों मिलाकर एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब बचा पाई बॉन्ड। तो ये हमारा एक p ऑर्बिटल है पूरा, और इनका एक ये p ऑर्बिटल है पूरा, ये दोनों साइडवेज ओवरलैप करेंगे। तो ये देखिए ये वाला रीजन और नीचे के ये वाले रीजन, यहाँ से इतना ही दिख रहा है, बाकी इनके पीछे है, लेकिन ये वाला रीजन ऐसा कुछ होगा जैसे यहाँ पर दिख रहा था हमें, ये ऐसे और ऐसे, ये तो होंगे इनमें ओवरलैप, ये वाले डॉटेड रीजन से दिखाए। अब ये जो है इनको अगर मैं ये कर दूं, तो फिर ये वाले जो लूप है ये, और यहाँ पर भी ये है, ये भी तो साइडवेज ओवरलैप करेंगे। तो ये साइडवेज ओवरलैप करके ये बना है, यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये एक लूप बन रहा है और एक लूप पीछे की तरफ है जो नहीं दिख रहा, ऐसे होंगे। तो ये दो क्या है, ये एक लूप दिखा रहे थे, ये हमारा एक पाई बॉन्ड है, ये जो सामने अभी मार्क किया ये हमारा दूसरा पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, क्योंकि 2 p ऑर्बिटल है, दोनों में दोनों ओवरलैप करके 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। और एक हेड ऑन ओवरलैप से बना है sp का, ये sp और ये sp। तो मैं अगर इसे ड्रॉ करूँ तो ऐसे ही कर सकता हूँ, ये कार्बन के बीच में पहले एक सिग्मा बॉन्ड है जो sp ओवरलैप से बना है, फिर एक और पाई बॉन्ड है जो p और p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है, और एक पाई बॉन्ड है जो फिर से p और p के ओवरलैप से बना है। ठीक है, फिर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है जो फिर से सिग्मा बॉन्ड है और जो sp और s के ओवरलैप से बना है, हाइड्रोजन कार्बन के sp और हाइड्रोजन के s ओवरलैप से। और यहाँ भी एक और हाइड्रोजन है जो फिर से सिग्मा बॉन्ड है और वो भी हाइड्रोजन के s और कार्बन के sp ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। तो बेसिकली मैंने क्या बनाया, कार्बन जिनके साथ 3 बॉन्ड है कार्बन के बीच में, ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है एक सिग्मा है, बाकी 2 पाई है, ये भी पाई है दूसरे वाले भी पाई है। ये इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे लिखते हैं C2H2 और इनका नाम है इथाइन। इथाइन में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यूज होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यूज करके हमने इथाइन बनाया।
तो हमने अब क्या क्या चीज़ यहाँ पर देखा कि कहाँ पर कौन से कार्बन यूज होते हैं। अगर ये समझने की कोशिश करें तो हमने सबसे पहले ऐसा देखा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर जितने भी कार्बन थे सब sp हाइब्रिडाइज्ड थे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड थे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जब डबल बॉन्ड बनने तो यहाँ पर कौन से कार्बन एटम थे, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम थे। और जब ट्रिपल बॉन्ड बने यहाँ पर हमने देखा, अभी यहाँ पर जब ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं तब हमारे पास जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो इनसे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे, जब डबल बॉन्ड होंगे तो sp2 होंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये समझ सकते हैं। और एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि किसी भी एटम में हमारा अगर कार्बन के साथ कार्बन के बॉन्ड्स है तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये कार्बन के संग कार्बन एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा ही होगा। अगर कार्बन के संग कार्बन के दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, और कार्बन के संग कार्बन के अगर तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई है। मतलब कि कभी भी अगर दो मॉलिक्यूल की, और अगर हाइड्रोजन भी ऐड कर दूं इनमें तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड करूँ तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। इसका क्या मतलब हम समझ रहे हैं कि जब भी एक बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा ही होगा, और एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगे तो वो सारे पाई होने लगेंगे। कभी भी दो सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते एक ही एटम, दो एटम के बीच में। जैसे मैं अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन किया हूँ तो एक सिग्मा होगा, दूसरा फिर पाई होगा। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड किया हूँ तो एक ही सिग्मा होगा, फिर बाकी दोनों पाई होंगे। अगर मैं कार्बन के संग हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड किया हूँ तो वो सिग्मा ही होगा। अब कार्बन के संग हाइड्रोजन के दो बॉन्ड नहीं पॉसिबल है। अगर मैं ऑक्सीजन के कार्बन के संग ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड करूँ तो ये एक ही कार्बन सिग्मा है, बाकी एक पाई है। अगर मैं कार्बन के संग नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड करूँ तो एक ही सिग्मा है, बाकी दोनों बॉन्ड पाई है। तो ये बात हमें समझना है कि अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा है, सिग्मा ही है। और अगर एक से अनेक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा है, बाकी सारे बॉन्ड पाई है। ये बात हमें समझने वाली है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि उनमें कौन से बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी समझेंगे उसमें। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको। तो आइए अब हम यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन को समझते हैं। इसमें हमें अगर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड निकालना है और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द कार्बन एटम्स निकालना है कि कौन से कार्बन एटम किस टाइप के हाइब्रिडाइज्ड है, तो कैसे करेंगे। इसे सबसे अच्छा होता है, इसे अगर मैं एक एक्सपेंड करके अच्छे से लिख लूँ तो इसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। सी है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर एक सी के साथ, फिर यहाँ कुछ नहीं दिया है मतलब सिंगल बॉन्ड है एक सी के साथ, साथ में एक एच है मतलब एक ऐसा एच है, फिर डबल बॉन्ड है एक दूसरे सी के साथ, इनके पास भी एक एच है, फिर कुछ नहीं दिया है मतलब एक सिंगल बॉन्ड है सी और इनके साथ एच तीन है, तो मैं ऐसे तीन एच यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इधर में जाऊँ तो यहाँ एक एच है। ये हमने पूरा एक्सपेंड करके इसे लिख दिया है। अब अगर मैं बॉन्ड के बारे में पहले देखता हूँ तो जहाँ जहाँ मैंने क्या कहा है कि जहाँ जहाँ एक ही बॉन्ड है वो सारे सिग्मा बॉन्ड है, और जहाँ एक से ज़्यादा बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, बाकी सारे पाई बॉन्ड है। तो अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ, ये वाला हमारा सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ एक सिग्मा है और दो पाई है, ये वाले पाई है और उनके बाद वाले भी पाई है। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा एक पाई, फिर यहाँ सिग्मा 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 सिग्मा। जहाँ भी एक बॉन्ड है वो सारी सिग्मा, जहाँ पर एक से ज़्यादा बॉन्ड है वहाँ पर एक बॉन्ड सिग्मा, बाकी बॉन्ड पाई। मतलब कि किसी भी दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं और बाकी सारे पाई बॉन्ड होंगे। अगर एक ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही होगा, अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो एक सिग्मा, बाकी सारे पाई। ये हमें समझ आ गए। तो यहाँ पर अगर मैं हमने लिख दिया
अब कितने सिग्मा बॉन्ड है काउंट करने से ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सिग्मा बॉन्ड है। एंड पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड है। ये समझ आया हमें। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, कौन सा कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर मैं नंबरिंग कर देता हूँ कार्बन को, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो अब देखिए कैसे हाइब्रिडाइजेशन आप समझेंगे। हमने इसके पहले देखा था कि जहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारे कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, अगर उस नज़रिए से देखें तो यहाँ पर ये कार्बन के संग ट्रिपल बॉन्ड बनाए, मतलब कि हमारा ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब आप कहेंगे कि ये कार्बन तो सिंगल बॉन्ड बनाए, तो सिंगल बॉन्ड के हिसाब से तो ये sp3, तब फिर ये भी sp3 और ये भी sp3 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम दूसरे तरीके से इसे समझेंगे। क्या समझेंगे देखते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये काउंट करेंगे कि हमारा एक कार्बन एटम कितने दूसरे एटम्स के साथ जुड़े हैं। जैसे ये अगर कार्बन एटम 1 की बात करूँ तो इनके ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट में कितने एटम हैं, टोटल कितने एटम से जुड़े हैं। तो ये हमारा कार्बन नंबर 1 एक हाइड्रोजन से जुड़ा है इधर और एक कार्बन से जुड़ा है इधर, टोटल 2 एटम से जुड़े हैं। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, क्योंकि ये 2 से जुड़े हैं। ठीक है, sp। ओके, इनका हाइब्रिडेशन, ये एक कार्बन इधर, एक सेकंड नंबर कार्बन एक कार्बन 1 से जुड़ा है और कार्बन 3 से जुड़ा है, दो ही चीज़ों से जुड़ा है, दो ही एटम से जुड़े हैं ये। इनका हाइब्रिडाइजेशन sp। ये हमारा कार्बन थर्ड नंबर कार्बन कितने से जुड़ा है, एक सेकंड नंबर कार्बन से जुड़ा है, एक थर्ड नंबर कार्बन से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, मतलब 3 चीज़ों से जुड़ा है। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। sp में कितने हैं ऑर्बिटल 2, sp में कितने हैं 2, sp3 में कितने हैं 3, इसलिए ये 3 से जुड़ा है। ये कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये कितने से जुड़ा है, यहाँ एक कार्बन से जुड़ा है। अब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है, कितने से जुड़ा है बस इतना देखना है। तो ये कार्बन 4 कार्बन 3 से जुड़ा है, कार्बन 4 कार्बन 5 से जुड़ा है 2, और कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है 3, मतलब टोटल 3 चीज़ों से जुड़ा है। तो ये sp2 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 3 ऑर्बिटल्स। ओके, अब ये कार्बन 5 नंबर कार्बन ये कितने से जुड़ा है, एक कार्बन 4 से जुड़ा है 1, फिर ये इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर एक, टोटल 4 एटम से ये जुड़ा है। तो इनका हाइब्रिडेशन sp3, इनमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 4। तो इस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन इनका निकाला है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं इनका शेप बनाऊँ तो ये ऐसे लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब ये सिंगल बॉन्ड C के संग 3 हाइड्रोजन है, लिख देता हूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस वाले C के संग एक हाइड्रोजन, इस C के संग कोई हाइड्रोजन नहीं, और इस C के संग 2 हाइड्रोजन। ये हमने बनाया। ओके, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की बात करूँ तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, कोई भी एक सिग्मा लिख सकते हैं, कोई भी एक पाई। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा, यहाँ भी एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा, एक बॉन्ड है तो सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। ये हमने सिग्मा पाई सब में लिख लिया। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये लास्ट वाला 4। देखिए कार्बन नंबर 1 कितने से अटैच्ड है, तो अगर मैं यहाँ पर मार्क करके दिखाऊं, हमारा कार्बन नंबर 1 कितने से अटैच्ड है, एक ये हाइड्रोजन से अटैच्ड है, एक ये हाइड्रोजन से अटैच्ड है, एक ये हाइड्रोजन से अटैच्ड है और एक ये कार्बन से अटैच्ड है। तो टोटल कितने एटम से अटैच्ड है ये, 1 2 3। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये कितने से अटैच्ड है, ये एक इधर अटैच्ड है और एक इधर अटैच्ड है, बस 2 ही अटैच्ड है, एक इस साइड के कार्बन के साथ एक इस साइड के कार्बन, 2 ही एटम से ये अटैच्ड है। इनका हाइब्रिडेशन sp। ये कितनों से अटैच्ड है, एक इधर एक ऊपर और एक इधर कार्बन, 3 कार्बन से ये कार्बन अटैच्ड है, सॉरी 3 एटम से ये कार्बन अटैच्ड है, 2 कार्बन इधर इधर और एक हाइड्रोजन ऊपर। तो इनका sp2। ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, 4 नंबर कार्बन, तो ये 1 2 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन इधर, 4 चीज़ों से अटैच्ड है, तो sp3। इस तरीके से हमने इनका हाइब्रिडाइजेशन लिख लिया।
आगे देखते हैं। इनमें CH3Cl, तो C है और C ने कितना बॉन्ड बनाया है, H के साथ 3 और Cl के साथ 1। एक चीज़ हमने अभी तक देखा होगा कि एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं, इसलिए कार्बन के जो वैलेंसी है ना, टेट्रा वैलेंसी कहते हैं, टेट्रा वैलेंट, टेट्रावैलेंट है कार्बन, मतलब इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। आप इस कार्बन 1 को देखिए, इन्होंने एक बॉन्ड इधर और 1 2 3 3 बॉन्ड इधर बनाए। तो कोई भी एक कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। इस सेकंड कार्बन को देखिए, 3 बॉन्ड इस साइड है, एक बॉन्ड इस साइड, 4। सेकंड ये थर्ड कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर 1, ये एक बॉन्ड 2 और ये 2 बॉन्ड 4। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4। अगर फाइनल कार्बन को देखो तो 1 2 3 4। तो हर एक कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना सकता है। यहाँ पर ये एक C ने 3 हाइड्रोजन के संग और एक क्लोरीन के संग बॉन्ड बनाया। अगर मैं सिग्मा पाई की बात करूँ तो ये सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सारे ही सिग्मा बॉन्ड है। जहाँ सिंगल से डबल बॉन्ड आएंगे वहाँ एक पाई बॉन्ड मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये सिग्मा है, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई है, यहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई है। ये बात हमें समझना है। यही ऑप्शन था, इनके बाहर और कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर सारे सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो ये हमारा जो कार्बन है कितने एटम से अटैच्ड है, 1 2 3 4। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ओके, sp3 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 4 ऑर्बिटल्स 4 इलेक्ट्रॉन एटम के साथ अटैच्ड है। इनको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये एक कार्बन है जो ऑक्सीजन के संग जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड से जुड़ता है। फिर ये कार्बन 2 CH3 से जुड़ा है। तो ये C, ये एक C, ये CH3 करना है मुझे, तो 1 2 3 कर देता हूँ। यहाँ पर भी 1 2 3 कर देता हूँ। ये मैंने पूरा एक्सपेंड करके इसे लिखा है अच्छे से। ओके, ये हमारा शेप। अब इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को ढूंढूं तो ऑब्वियस सी बात है, जितने सिंगल बॉन्ड है सारे सिग्मा। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सारे सिग्मा। यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई। इतना तो हमें समझ आ ही गया अब तक। ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन की बात। तो ये कार्बन को मैं नाम दे देता हूँ, जस्ट समझने के लिए कि कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है। ओके, तो कार्बन नंबर 1 कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, आप देखिए कितने एटम से अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, टोटल 3 कार्बन से ये 3 एटम से अटैच्ड है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं कार्बन नंबर 2 की बात करूँ तो ये कितने से अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से। तो हमारा कार्बन नंबर 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं कार्बन नंबर 3 की बात करूँ तो ये भी 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच्ड है, मतलब कार्बन 3 भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ आ रहा है। यह देखते हैं कि हमारा ये इस एटम में क्या चल रहा है मॉलिक्यूल में। तो CH3CN, तो दो C है, तो ये तो समझ आ रहा है इनके बीच में बॉन्ड है, बना ही देते हैं। ये C के साथ N का बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हम करते करते समझ ही जाएंगे कुछ देर में। और ये वाले C के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1 2 3। हरदम ये ध्यान रखना है कि एक C सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए यहाँ एक बॉन्ड, 2 3 और ये 4। ये C ने भी 4 बॉन्ड बनाए, एक इधर और एक 1 2 3 इधर, सॉरी अब ये 4 हो गया, 3 इधर। ओके, इतना तो हमें समझ आ गया। चलो, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की बात करूँ तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और यहाँ भी एक सिग्मा है और 2 हमारे पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। इतना हमें समझ आ गया। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो ये कार्बन कितना है, कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन किन किन से अटैच्ड है, कितने टाइप ऑफ एटम्स के साथ अटैच्ड है। तो ये कार्बन एक इधर नाइट्रोजन के संग अटैच्ड है और ये कार्बन एक अलग दूसरे कार्बन के संग अटैच्ड है, मतलब 2 एटम के साथ अटैच्ड है। इनका हाइब्रिडाइजेशन sp। ओके, ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, तो देखो 1 2 3 और ये और एक कार्बन 4, मतलब इनका हाइब्रिडेशन sp3। बस दैट्स इट, ऐसा ही करना है हमें। इन्हें अगर मैं देखूँ तो एक कार्बन है ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के संग एक सिंगल बॉन्ड, और इधर NH2, इसे हम
एमाइड, एमाइन कहते हैं, एमाइन के साथ ये अटैच्ड है। हाइब्रिडाइजेशन की सिग्मा बॉन्ड्स की बात करूँ तो ये सिग्मा, एक पाई हो गया। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, एक इधर और एक नाइट्रोजन से अटैच्ड है इधर, मतलब टोटल 3 टाइप ऑफ, मतलब 3 एटम के साथ अटैच्ड है। तो 3 एटम के साथ अटैच्ड है मतलब sp2। ओके, एक s और 2 p, मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं इनमें, 3 ऑर्बिटल्स। ओके ना। इनको अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखिए C, 3 हाइड्रोजन तो होंगे ही, लिख देता हूं, के साथ फिर एक C, इनके साथ एक H, फिर डबल बॉन्ड एक और C के साथ, इस C के साथ एक सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन का, एक सिंगल बॉन्ड एक कार्बन का, और इस कार्बन के नाइट्रोजन के संग ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने ये कंपाउंड अपना बना दिया। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अब बताने की जरूरत नहीं है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सॉरी लिख रहा हूँ पाई, बोल रहा हूँ सिग्मा, पाई एंड पाई, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हो गए। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, इधर एक एटम इधर एक एटम, 2 है तो sp। ये कार्बन इधर एक एटम इधर एक एटम और ऊपर एक एटम, 3 से अटैच्ड है मतलब sp2। ये कार्बन की बात करूँ तो यहाँ 1 2 और इधर एक 3, तो sp2। ये कार्बन यहाँ 1 2 3 और यहाँ एक 4, मतलब ये कार्बन हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इनमें आ जाता हूँ, C डबल बॉन्ड C, एक H इधर एक H इधर, बॉन्ड सिग्मा 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 पाई, वेरी गुड। अब ये कार्बन 1 2 3 से अटैच्ड है मतलब sp2। तो ऐसे हम अब समझ जा रहे हैं कैसे करना है ये सब। ये कार्बन को देखूं तो ये ऐसे फ्लोरीन के साथ और 3 हाइड्रोजन, ये चारों ही सिग्मा बॉन्ड है। ओके, और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 4 से अटैच्ड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ देखता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ एक H, यहाँ पर एक सिग्मा है और एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही सिग्मा बॉन्ड है। ये कार्बन हमारे कितने से अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, तो sp हाइब्रिडाइज्ड। फिर यहाँ देखते हैं C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, इस C के साथ एक हाइड्रोजन और एक इस C के साथ 2 हाइड्रोजन, ऐसे है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पाई एंड पाई, 2 पाई बॉन्ड यहाँ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, ये कार्बन 1 2 इधर एक 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन 1 2 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन 1 इधर और ये 2 ही है मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ ये है बेंजीन। बेंजीन कैसा दिखता है, ऐसा 6 कार्बन के रिंग है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके। थोड़ा और हम पढ़ेंगे तो ये कैसे आया है ये भी समझेंगे, लेकिन ये हमारा बेंजीन है। यहाँ 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके अल्टरनेट है। और यहाँ हर एक कार्बन पे आप देखिए 4 बॉन्ड्स अवेलेबल मिलेंगे आपको, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड है। ओके, अब इनका मैं ये पाई और सिग्मा बॉन्ड ये नहीं करते, ये आप जानते हैं, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है सारे सिग्मा है। ठीक है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। यहाँ एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, हो गए। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो ये कार्बन की बात देखिए कितने से अटैच्ड है, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन ऊपर एक हाइड्रोजन, तो ये sp2। ये भी कार्बन वैसे ही है, 1 2 3, इस यहाँ पर जितने भी कार्बन है ना सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए ये वाले कार्बन भी sp2, ये वाले कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी 3 से अटैच्ड। देखिए ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, एक इधर और एक हाइड्रोजन, मतलब हर एक कार्बन 2 कार्बन से और एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है, मतलब टोटल 3 एटम से अटैच्ड है, इसलिए सारे ही sp2 है। ये भी sp2
और ये भी sp2। समझ लिए हमने इसको भी। और दो छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इनमें ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब इजी है। ये कार्बन कितने से अटैच्ड है? इधर एक कार्बन और इधर एक ऑक्सीजन, मतलब sp। इनको अगर मैं देखूं तो इनके किन से अटैच्ड है? ये 1 2 3, मतलब sp2। इनको फिर देखते हूँ। 3 हाइड्रोजन है इनके पास, एक कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ये हमारा है। हर एक कार्बन देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है। ओके, ये सारे सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा, इतने सारे बॉन्ड हो गए। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? 1 2 3, 3 एटम के संग कॉम्बाइंड है, अटैच्ड है, तो sp2। ये कार्बन 1 2 3, ये भी sp2। इस कार्बन की बात करूँ तो ये 1 2 3 और इधर एक 4, तो sp3। ऐसे हमने तब सीख लिया इनका हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा पाई बॉन्ड। फाइनल इनके बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ का ट्रेंड देख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ तो ये देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड थोड़ा लंबा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा शॉर्ट, ट्रिपल बॉन्ड और शॉर्ट। तो बॉन्ड लेंथ अगर मैं देखूं तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो बॉन्ड बनाएंगे वो शॉर्ट होंगे, इनका लेंथ और ज़्यादा होगा sp2 का और sp3 का और भी ज़्यादा। एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, फिर sp2 और फिर sp3। ये है sp3, ये है sp2 और ये है ये नीचे वाले sp, ये है sp, ये sp2, ये sp3। तो ऐसे हमने ये समझ लिया।